हॉट इशू आज का हमारा है पीटीआई का जलसा और पीटीआई के अंदरूनी खिलाफात। 8 सितंबर को संजानी इस्लामाबाद में पीटीआई ने जलसे का ऐलान किया था, जो जलसा उन्होंने 26 अगस्त को मनसूख किया था, जिसमें अली मीन गंडापुर साहब की इस्टेब्लिशमेंट के किसी ज़िम्मेदार बंदे से बात हुई और फिर खान साहब से मुलाकात करवाई गई आज़म सवाती की, और 26 अगस्त की सुबह जलसा मनसूख करने का ऐलान हुआ। लेकिन साथ ही 8 सितंबर की तारीख भी दे दी गई थी और ये कहा गया था कि लाजमी ये जलसा होगा। इस पर हम बात करेंगे। शाहिद अहमद खटक साहब हमारे से हमें ज्वाइन किया है। MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े दबंग MNA हैं और खुलकर बात करते हैं। कर्क से आपका ताल्लुक़ है। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप जलसे की तैयारियां कर रहे हैं, आपकी मीटिंग भी हुई है अली मीन गंडापुर साहब से। क्या आपको उस मीटिंग में कुछ ऐसा इशारा मिला है, कुछ ऐसा पैगाम मिला है कि जो 8 सितंबर को जलसा हो रहा है इस्लामाबाद में वो नहीं होगा, या कोई रुकावट हुई तो कैसे हैंडल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, तहरीक इंसाफ एक पुरअमन सियासी जमात है। हम इस्लामाबाद में एक पुरअमन 8 सितंबर को पुरअमन जलसा करने जा रहे हैं। और जलसे का मकसद क्या है? जलसे का मकसद यही है कि हमारा जो बयानिया है या जो हमने पैगाम देना है अपने अवाम को, तो हमने मजमा इकट्ठा करना है। वहाँ पे तकारीर होंगी, हमारे पार्टी की लीडरशिप वहाँ पे बात करेगी। तो जलसे में ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है कि जिसकी खौफ और डर की वजह से ये पिछले 2 दफ़ा तो लास्ट टाइम तो हमने इमरान खान साहब के कहने के ऊपर जलसा पोस्टपोन कर दिया था, लेकिन इस दफ़ा पार्टी ने यही डिसाइड किया है और हम सब ने हमारा मुताफिका फैसला है, चूंकि मैं जलसा कमेटी का मेंबर भी हूं, कि जलसा इंशाल्लाह हम पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह हर सूरत जलसा करेंगे। ये NOC कैंसिल कर दे, NOC दे ना दे, क्योंकि इस दफ़ा ना हम पाकिस्तानी कौम का प्रेशर जो है वो उठा सकते हैं, या जो हमारे वर्कर्स का तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर जो प्रेशर है, ना हम वो प्रेशर फेस कर सकते हैं। तो जलसा करेंगे इंशाल्लाह और पुरअमन जलसा करेंगे। और तो बुनियादी मकसद प्रेशर जो है वर्कर्स का, आवाम का, उससे पार्टी लीडरशिप परेशान है और चाहती है कि जलसा करे, अदरवाइज कोई मकसद नहीं है। नहीं जी, देखिए हमारे जलसे का जो थीम है कि मैंडेट चोरों को भगाना है, इमरान खान को लाना है। असल बयानिया, असल पैगाम तो यही है जी। 3 चीजों के ऊपर इस जलसे के मेन मकसद जो है, जो हमारा फोकस्ड है, एक ये कि हम अवामी प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की रिहाई के लिए। नंबर 2, जो 8 फरवरी को हमारे मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया, जो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा फॉर्म 47 के जरिए एक पॉलिटिकल जमात से उसका मैंडेट चीन के बाकियों में बांट दिया गया, तो उसकी रिकवरी के लिए। नंबर 3, इस टाइम इस मुल्क पाकिस्तान में ना आईन है, ना कानून है, और ना इस टाइम कोई आपको सिविल सुप्रीमेसी या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल चीज नजर आपको नहीं आएगी। तो हमारी जो जद्दोजहद है, जो इमरान खान साहब की 28 साल सियासी जद्दोजहद है कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, तो ये बुनियादी तौर पे जो हमारी जद्दोजहद है रूल ऑफ लॉ के लिए है और इस मुल्क में हकीकी आजादी के लिए है। जो इमरान खान साहब का बयानिया था, जो उन्होंने कौम को शऊर दिया, जो उन्होंने कौम को सिविल सुप्रीमेसी के लिए जो उनकी जद्दोजहद दी, तो बुनियादी तौर पे हम इन चीजों के ऊपर ये फोकस। सिविल सुप्रीमेसी पे मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन आपने भी एक बात की है बड़ी अहम है। आपने कहा कि हुकूमत को हटाना है, इस नाजायज़ हुकूमत को हटाना है और खान साहब को रिहा करवाना है। हुकूमत अगर हट गई, फ़र्ज़ करें आपके जलसे के बाद मुस्ताफ़ी हो गई, तो आप तो हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है, आपके पास इतनी अक्सरियत नहीं है। और पीपल्स पार्टी ने आपको ऑफ़र की थी इलेक्शंस के फ़ौरन बाद, उनके साथ आपने मिलकर बनाई नहीं, तो फिर हुकूमत हटा के आप क्या करेंगे? क्याओस होगा मुल्क में, या आप अपनी हुकूमत बना पाएंगे? जी देखिए, जिस दिन हमारी जुडिशरी असल मायनों में आजाद होगी, हमारे इस टाइम तकरीबन 100 से ज्यादा सीटों के ऊपर ट्रिब्यूनल में केसेस चल रहे हैं, और वो ऐसे केसेस नहीं है कि हम कोई रिकाउंट चाह रहे हैं कि जी आप थैले खोल दें और थैले में आप रिकाउंट कर दें। इस दफा जो ट्रिब्यूनल में हमारे केसेस है तहरीक इंसाफ के, वो सिर्फ फॉर्म 45 को टैली करना है। जो फॉर्म 45 हमारे पोलिंग एजेंट को स्टाफ ने दिया वो, और दूसरा वो जो RO ने इलेक्शन कमीशन को जमा कराया, उन फॉर्म 45 को टैली करना है। और आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने
जब साइट के ऊपर फॉर्म 45 अपलोड किए तो सारे टेम्पर्ड थे। तो इस दफा जो हमारे ट्रिब्यूनल में केसेस है, जिस दिन ट्रिब्यूनल में हमारे केसेस फिक्स हो गए, जिस दिन सुनवाई होगी, जी आप देखिए इस्लामाबाद के ट्रिब्यूनल के जज को उनकी डिग्री जो है वो जाली करार दी। और डिग्री कैसे जाली करार कि जी इसकी शॉर्ट अटेंडेंस है। 30 साल बाद इनको याद आया कि हम इनकी अटेंडेंस देखें, और अटेंडेंस की बुनियाद के ऊपर एक ट्रिब्यूनल का जज जो फैसला करने जा रहा था उन 3 हलकों में इस्लामाबाद के, कि जो उन्होंने फॉर्म 45 कंपेयर करने थे, तो जी जब तो बेसिकली जी एक मुझे कंप्लीट करने दे अफसर साहब, मुझे कंप्लीट करने दे। तो वो उस जज की डिग्री जाली करार दे के उसको हटा दिया है। अब दूसरा कोई जज अपॉइंट करेंगे। इन तमाम मसाइल का जो इस टाइम सरगना बना हुआ है, जो तमाम मसाइल का जिसको आप बादशाह कह सकते हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि सारी की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आयद होती है, जुडिशरी की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और नंबर 2 इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, जिसका हम बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि वो रिजाइन करें, क्योंकि 5 साल में उसने एक इलेक्शन कराना था, अवाम के टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेता है, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना करा पाया। और दानली भी ऐसी कि फॉर्म 45 के जरिए फॉर्म 45 को चेंज करके 47 में रिजल्ट ही चेंज कर दिया है। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है। आपका जो एक इल्जाम है काजी फायज ईसा साहब के हवाले से, बाज लोगों के ख्याल में ये आपका तासुब है, क्योंकि तारिक महमूद जहांगीरी की अगर जाली डिग्री की बात हो रही है, उसमें सिंध यूनिवर्सिटी जामिया कराची है, उसका सिंडिकेट है, और सिंध हाई कोर्ट उसमें इन्वॉल्व है, और फिर सिंध हुकूमत है उसमें, और ट्राइब्यूनल्स का जो आपका इशू चल रहा है वो इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट के साथ है। तो काजी फायज साहब को टारगेट क्यों कर रहे हैं आप? जो असल आपका मुद्दा जहां पे है इलेक्शन कमीशन पे, सिंध हुकूमत पे, उसकी बात क्यों नहीं कर रहे? जी देखिए, इस टाइम लीड कौन कर रहा है? नहीं ये तो नीचे जो अदलिया तो ऐसे नहीं है। अदलिया देखिए, अदलिया तमाम जजेस बराबर हैं और आजाद हैं। अफसर साहब जी मैं बताता हूं अफसर साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जे जजेस जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखा कि हमसे मनपसंद फैसले लिए जा रहे हैं, पेशावर हाई कोर्ट के जजेस ने लिखा, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने लिखा, इसी तरह सिंध हाई कोर्ट के एक जज ने लेटर लिखा कि जी हमसे मनपसंद फैसले लिए के लिए हमें प्रेशराइज किया जा रहा है। तो आप खुद देखिए, अगर हाई कोर्ट के जजेस का ये हाल है, तो आप सेशन कोर्ट के जजेस उनका आप खुद ही हाल आप जान सकते हैं। अच्छा, जुडिशरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जिम्मेदारी। अगला आपने बात की खान साहब की रिहाई की, और आपकी पार्टी के अंदर से ये आवाज़ें आ रही हैं, मैं आपको नाम भी उन लोगों के ले सकता हूं, जो ये कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं और लीडरशिप जितनी भी बाहर है इस वक्त जेलों से, वो आपस के इख्तलाफात उनके इतने गहरे हैं कि वो खान की रिहाई चाहते नहीं है, क्योंकि खान बाहर आ गया उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। तो क्या ये जलसा जो है ये इख्तलाफात ख़त्म करेगा या बढ़ाएगा पार्टी के अंदर जो है? जी देखिए, एक तो ये कि इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, हमारे जितने भी असीरीन इस टाइम जेलों में, तमाम की तमाम पार्टी उसके ऊपर मुतफिक है कि हम अपनी जदोजहद करें, हम स्ट्रगल करें, क्योंकि इमरान खान साहब और हमारी लीडरशिप के ऊपर पॉलिटिकल केसेस है। अगर ये कोई क्रिमिनल केसेस होते या कोई ऐसे केसेस होते तो हम जुडिशरी की तरफ देखते। तो हमारे पास यही रास्ता बचता है कि हम अवामी मूवमेंट की तरफ जाएं, और तमाम की तमाम लीडरशिप आपको इस्लामाबाद में एक स्टेज के ऊपर नजर आई। आपने कहा अवामी मूवमेंट, तो आप क्या अवाम की ताकत से जेल का दरवाजा तोड़ सकते हैं? जी देखिए, हम जेल का दरवाजा तो नहीं तोड़ सकते, और ना तहरीक इंसाफ कोई ऐसा इरादा रखती है कि हम कोई भी पुरअमन अपने जदोजहद को हम किसी दूसरी तरफ ले जाएं। लेकिन याद रखें, इमरान खान साहब जो है वो 25 करोड़ अवाम का महबूब लीडर है। तो जब आप पॉलिटिकल उस लीडर को जिसके साथ 70-75% जिसकी पॉपुलरिटी हो अवाम के अंदर, आप उसको हक नाकेद में रखे, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि अवाम कब तक इस चीज का वेट करेगी? जी देखिए, जितने भी अभी जो बांग्लादेश में हुआ, तो वहां पे तो कोई जेल तोड़ के नहीं गया था, अवाम में इतना प्रेशर आया कि हसीना वाजिद को रिहा कर दिया। तो हमारी भी यही स्ट्रेटेजी है कि हम इतना प्रेशर बनाएं अवामी नहीं, लेकिन बांग्लादेश में तो लोग पार्लियामेंट में दाखिल हो गए, वजीर आजम हाउस में दाखिल हो गए, तो फिर हसीना वाजिद ने छोड़ा ना। तो क्या आपका भी कुछ ऐसा प्लान है? जी देखिए,
मैं बार बार ये मैं रिपीट कर रहा हूं आपके शो में भी कि जिधर आपको पार्टी की लीडरशिप मिलेगी वो तमाम के तमाम इज्तिमात जो है वो पुरअमन होंगे। जिस दिन अवाम खुद से निकल आए या तलबा खुद से निकल आए और लीडरशिप ना हो तो मैं हुकूमत को खबरदार करता हूं कि डरे उस दिन से। फिर वो ये नहीं देखेंगे, उनको ये नहीं पता कि ईवान कितना मुकद्दस होता है, इसकी तकद्दुस क्या है, अच्छा। प्राइम मिनिस्टर कितनी इंपॉर्टेंट जगह है, फिर वो चले जाते हैं। वो बांग्लादेश में तो लीडरलेस प्रोटेस्ट था, वहां पे तो कोई लीडर नहीं था, वहां पे तो आम लोग लेकिन बंगाली नहीं के उन्होंने हुकूमत का ठीक है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में भी बांग्लादेश जैसा माहौल पैदा हो सकता है या हो जाएगा कुछ दिनों में, जैसे कि एक 1 अक्टूबर के बाद आप इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन ने ये कॉल भी दी है कि 1 अक्टूबर के बाद स्टूडेंट सड़कों पे होंगे, तो आप समझते हैं 1 अक्टूबर तक अगर खान साहब बाहर ना आए तो सड़कों पे होंगे और बांग्लादेश स्टाइल यहाँ पे एहतजाज होगा? जी देखिए, जो महंगाई का हाल है, जो इस टाइम आपकी मईशत का हाल है, जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल है, जो आपके इंटरनेशनल रिलेशन का हाल है, जी आज का नौजवान जो है वो एजुकेटेड है, वो तमाम चीजों के ऊपर नजर रखता है और ये सोशल मीडिया का दौर है। इवन इस वक्त के नौजवान आपकी ड्रेसिंग को भी मॉनिटर करते हैं कि जो हमें इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी ड्रेसिंग क्या है। तो जी देखिए, सोशल मीडिया का दौर है। अगर एक दफा तलबा निकल आए, अवाम खुद से निकल आए, क्योंकि तंग है इस टाइम, जो फ्रस्ट्रेशन का माहौल है, जो घुटन का माहौल है इस टाइम इस मुल्क में, तो ये मुझे जो नजर आ रहा है कि आप देखेंगे कि पाकिस्तानी कौम हमारी कॉल के बगैर ही खुद ही निकल आएगी और कॉल देने वाले कौन होंगे? आम पब्लिक होंगे। वो शाहिद खटक या तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर नहीं होगी। बहुत शुक्रिया शाहिद खटक साहब हमसे बात करने का, और वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो शाहिद खटक साहब ने जो सवाल उठाया है सोशल मीडिया कितना इन्फ्लुएंशियल है, और वो कराची में एक वाक़या हुआ उस पर सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस, उसने क्या काम दिखाया या नहीं दिखाया।